हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 14 ऑफ द चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा पार्ट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक मास। ये वाले जो टॉपिक हैं वो हम 9th-10th की क्लासेस में भी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने 9th-10th की क्लासेस में मेरे ये पार्ट पढ़ रखे हैं, अगर वो बच्चे चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने ये पार्ट नहीं पढ़ा है या जो बच्चे इस चीज़ को दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं अपने रिवीजन के तौर पे, तो प्लीज़ बच्चों अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बिना इसके बेस के केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे केमिस्ट्री का बेस है, हमें इसे अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद रखना है। स्टार्ट करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले एटम। एटम क्या है? एटम की एक ऑफिशियली डेफिनेशन है, उसको हम देखते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। विच मे और मे नॉट, जो कि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एग्जिस्टेंस रख भी सकता है और नहीं भी। ऐसा क्यों बोला जाता है एटम के लिए? क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्रिया नहीं करते। ठीक है, जैसे कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये स्टेबल होती हैं, ये क्रिया नहीं करती। जबकि दूसरे तत्व जो हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो ये जो है अनस्टेबल होती हैं, ये क्रियाशील होती हैं और क्रिया करती हैं, और ये जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखती। इनको किसी न किसी से क्रिया करके एटम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें कि अभी तक वैज्ञानिकों ने लगभग टोटल 118 एलिमेंट्स, 118 तत्वों की खोज की है। आने वाले समय में वैज्ञानिक और भी प्रयास कर रहे हैं कि और तत्वों का ज्ञान हो। तो 118 तत्वों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कुछ है प्राकृतिक तत्व, नेचुरल एलिमेंट्स, और कुछ है जिन्हें की मानव निर्मित तत्व, जो है संश्लेषित तत्व। ठीक है, तो दो प्रकार के एलिमेंट्स हैं, प्राकृतिक तत्व हैं और संश्लेषित तत्व हैं। इस तरीके से हमारे 118 एलिमेंट्स को यहाँ दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, कि मॉलिक्यूल्स क्या है। अभी तक हमने एटम को देखा, अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स की ऑफिशियल डेफिनेशन अगर हम देखें, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस और एलिमेंट और कंपाउंड, वो कुछ भी हो सकता है, सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड, which is capable of independent existence, जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, is called molecule। अगर मॉलिक्यूल की बात करें हम, मॉलिक्यूल को दो भागों में बांटा गया है। एक है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक है हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जब हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है मेड अप ऑफ, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं मेड अप ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, दोनों ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मिलकर एक O2 मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं जिसमें कि सेम एलिमेंट्स हैं। जिस मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट्स हैं वो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और जैसे कि ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर O2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दो क्लोरीन के एटम मिलकर Cl2 एटम बना रहे हैं, और दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर H2 हाइड्रोजन का एटम बना रहे हैं। अच्छा, हम बात करें हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो कि है मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक एक एटम मिलकर बना रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद एक क्लोरीन, एक कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2, यहाँ N2 और H2 मिलकर NH3 अमोनिया। तो इस तरीके से ये है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये हमने बात की है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, जैसे कि एटम की हमने बात की है कि एटम जो है कितना बड़ा है, वो हम मान सकते हैं कि एप्पल के जितना है या फिर एक ग्रेप्स जितना है। एटम की जो साइज है वो बहुत ही छोटी है। तो एटम की साइज अगर बहुत छोटी है तो उसका जो वेट है, उसका जो द्रव्यमान है, उसका मास है, वो तो एक्सट्रीमली छोटा है। तो उसे ज्ञात करना कितना डिफिकल्ट होगा। तो वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किए एटॉमिक मास ज्ञात करने के लिए, और सर्वप्रथम सबसे पहले
इनडायरेक्ट मेथड से एटॉमिक मास ज्ञात किया गया। इनडायरेक्ट मेथड में क्या था कि हाइड्रोजन का मास निकाला गया था, इनडायरेक्ट मेथड से हाइड्रोजन एटम का मास निकाला गया था और वह निकला था करीबन 1.6736 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम में। ये मास निकला था हाइड्रोजन एटम का इनडायरेक्ट मेथड से। लेकिन इसकी एक्यूरेसी को हम परफेक्ट नहीं मान सकते थे कि ये कितना एक्यूरेट है, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में एक्यूरेसी ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम अलग अलग अणुओं में जाता है तो हर एक अणु में क्या वो हाइड्रोजन के एटम का मान, उसका मास क्या सेम है सभी अणुओं में, तो ये लगाना भी, इसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था इनडायरेक्ट मेथड में। इनडायरेक्ट मेथड को हटाकर फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना रिलेटिव मास मेथड का यूज किया जाए। जब रिलेटिव मास मेथड, क्योंकि किसी से हम रिलेट कर रहे हैं, किसी से कंपेयर कर रहे हैं, किसी से को रिलेट कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हम उस एटम का मास निकाल रहे हैं, वह कहलाया जाता है रिलेटिव मास मेथड। यानी किसी एक एलिमेंट के मास को स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उसे स्टैंडर्ड मानकर दूसरे एटम के मास को उससे तुलना की जाती है। जब दूसरे एटम के मास उससे तुलना की जाती है कि वह स्टैंडर्ड मास का कितना गुना है, समझ रहे हैं बात को, तो उसके लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड माना गया हाइड्रोजन एटम को। हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व था, हल्का तत्व है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को सबसे पहले स्टैंडर्ड माना गया कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड रखते हैं और इसका एटॉमिक मास 1 माना गया। हाइड्रोजन अगर 1 है तो जो ऑक्सीजन का जो एटम था, जो ऑक्सीजन का एटम, वह 16 गुना भारी हाइड्रोजन के एटम से माना गया। कि वह देखा गया कि ये तो 16 गुना ज़्यादा भारी है, तो हाइड्रोजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1 और ऑक्सीजन का मास 16, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एक एटम है वह हाइड्रोजन के एटम से 16 गुना ज़्यादा भारी देखा गया। तो हाइड्रोजन को क्यों लिया गया? क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और काफ़ी समय तक ये हाइड्रोजन वाला स्टैंडर्डेशन है, यही इसी धारणा पे तत्वों का भार देखा गया कि तत्वों का जो द्रव्यमान है, एलिमेंट्स का जो भी मास है, उसका जो है आकलन इस हाइड्रोजन के आधार पर ही, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के ही काफ़ी समय तक किया गया। उसके बाद ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया ऑक्सीजन ने कि अब ऑक्सीजन को ही हम रखेंगे, हाइड्रोजन को हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही अधिक क्रियाशील तत्व, क्योंकि वो अधिक से अधिक यौगिकों का निर्माण कर रहा है, क्रियाशील तत्व है, तो इस तरीके से हम उससे स्टैंडर्ड मानना ज़्यादा इजी लगा वैज्ञानिकों के लिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, उसकी जगह ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड एटम माना और ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मानकर उन्होंने क्योंकि वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है और कई सारे यौगिकों का निर्माण करता है, इसलिए कुछ समय तक ऑक्सीजन को भी स्टैंडर्ड माना गया। उसके बाद 1961 में, जो कि वर्तमान पद्धति है, अभी तक भी 1961 से लेके अभी तक भी वही पद्धति चल रही है। इस पद्धति के अकॉर्डिंग 1961 में वर्तमान पद्धति C12, कार्बन 12, कार्बन 12 क्या है? कार्बन का समस्थानिक है, कार्बन का आइसोटॉप है। कार्बन समस्थानिक की बात करते हैं हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि कार्बन के 3 समस्थानिक है, C12, C13, C14। तो C12 समस्थानिक जो है ये प्रचुर मात्रा में विद्यमान है प्रकृति में, और प्रकृति में कई मात्रा में ये विद्यमान है, तो इसीलिए इसी को स्टैंडर्ड माना गया। इसको अभी तक हम इसी पद्धति के आधार पर एटम्स का जो मास है उसको निकाल रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं C12 पद्धति के आधार पर। इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये कब आई थी पद्धति? 1961 से आ रही है ये। 1961 में वर्तमान पद्धति C12 मानक स्वीकृत किया गया। मानक स्वीकृत यानी C12 को स्टैंडर्ड एटम माना गया कि भाई C12 जो है एक स्टैंडर्ड एटम है। ठीक है, अगर C12 स्टैंडर्ड एटम है, हम मान के चलें, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने आपको छोटी क्लासेस में भी समझाया है कि C12 को एक तरबूज के मॉडल के समान माने। अगर एक तरबूज है और तरबूज की हमने 12 स्लाइस करनी है, इक्वल पार्ट में हमें तरबूज की 12 स्लाइस करनी है, और ये देखिए एक स्लाइस मैंने बनाई है यहाँ पे। तरबूज की जो एक स्लाइस है वो 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे कि अब U से डिनोट करते हैं, यूनिफाइड मास बोला जाता है आजकल इसे। तो एक जो स्लाइस है वह 1 U के बराबर है। ठीक है, अगर क्योंकि कार्बन परमाणु का जो कार्बन 12 समस्थानिक है, अगर वह एक तरबूज के मॉडल के समान है,
और उसकी जब 12 स्लाइस कर दी जाए, क्योंकि पूरा के पूरा तरबूज का मॉडल 12 स्लाइस के बराबर है, तो पूरा के पूरा जो C12 है उसका जो द्रव्यमान है वो 12U के बराबर है। उसकी एक स्लाइस जो है वो एक यूनिफाइड मास के बराबर है। तो जब हम देखा जाए कि एटॉमिक मास यूनिट है क्या, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। मतलब मास ऑफ C12 एटम का 12वां भाग जो है वो है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चों, तो 1 AMU इज इक्वल्स टू क्या निकलता है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये है ग्राम में। अगर हमें इसी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना हो किलोग्राम में, तो क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे अगर हम 1000 से, तो ये ऊपर की तरफ जाकर वापस -3 में -3 जीरो हो जाएंगे इसके। तो ये देखिए 1.66056 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में लिखा जाएगा ये ऐसा यूनिट में। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें जैसे कि वैज्ञानिकों द्वारा अब बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए कि हमें एक्यूरेट मास निकालना है, तो आजकल एक पद्धति और आई है हमारे काम में, जैसे कि कहा जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर पद्धति। मास स्पेक्ट्रोमीटर पद्धति द्वारा भी आजकल एक्यूरेसी निकाल रहे हैं एटॉमिक मास की। अगर हम बात करें कि कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, ये देखिए हम कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन की जब हमने बात की कि C12 जो है ये एक समस्थानिक है, किसका, कार्बन का, कि हमने जो कार्बन का जो द्रव्यमान माना है वो 12 माना है। तो हमने 12 ही क्यों माना है, क्योंकि कार्बन के जो 3 समस्थानिक हैं C12, C13, C14, पर हमें कैसे निकालना पड़ेगा, कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास से। जब समस्थानिक होंगे तो हमें एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, क्योंकि जो C12 वाला जो आइसोटॉप है कार्बन का, वह करीबन प्रकृति में 98.89% पाया जाता है। तो 98.89 इंटू 12, क्योंकि ये C12 के लिए है, प्लस जो C13 है वो प्रकृति में 1.108% पाया जाता है। तो 1.108 इंटू 13 क्या है, C13 के लिए, प्लस 2 इंटू 10⁻⁻10, ये इतना परसेंटेज है किसका, कार्बन 14 का प्रकृति में, तो उसको 14 से गुणा कर दिया है, डिवाइड बाय, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो उसको डिवाइड कर दिया है 100 से, और इसकी कैलकुलेशन से निकला है 12.001 यूनिफाइड मास। 12.001 यूनिफाइड मास कार्बन का एटॉमिक मास माना गया है। समझ रहे हैं बच्चों। तो अगर हमारे पास आइसोटॉप्स दे रखे हैं, जैसे कि हमारे पास जो प्रकृति में क्लोरीन है, तो क्लोरीन का भी C35 और C37 दो आइसोटॉप हैं। तो अगर C37 और C35 में से किसका एटॉमिक मास को हम क्लोरीन का एटॉमिक मास माने, तो हमें यही वाली जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, इसको अपनाना पड़ेगा। और इसी के द्वारा जैसे हमने ये कार्बन का निकाला है, वैसे के वैसे क्लोरीन का निकालेंगे तो वो आएगा 35.5। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है। वो किसके अकॉर्डिंग, हमने वो एवरेज एटॉमिक मास के थ्रू उसे ज्ञात किया है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कंप्लीट किए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक मास। मिलते हैं पार्ट नंबर 15 में। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो ये हेल्पफुल लगा हो, आपको ये टीचिंग वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक